बख्शी सर, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। जंग का 13वां दिन है और जेलेंस्की का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं डरा नहीं हूं, छिपा नहीं हूं, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब तीसरे दौर की वार्ता फेल होना और जेलेंस्की का ये वीडियो संदेश आना, क्या संदेश आप देख पा रहे हैं इस युद्ध को लेकर? ये युद्ध किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रूस की फौजों ने अभी तक काफी तेज उन्होंने कार्रवाई की है। वो जो केवल एक दिन की प्रेपरेटरी उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी बाय द एयर, जिसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। याद रहे, अगर मैं बराबरी करूं, इराक में 40 दिन अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी। युगोस्लाविया में 80 दिन बॉम्बिंग करने के बाद उनके जो ग्राउंड फोर्सेस थे वो अंदर गए थे। पहले रूस का प्लानिंग थी कि वो कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए सिविलियन पॉपुलेशन को बचाते हुए वो ये ऑपरेशन पूरा कर लेंगे। अमेरिका और नेटो ने बहुत उकसाया है यूक्रेन को कि वो जम के लड़े और जितना लड़ाई लंबी हो सकती है उसे करे। तो रूसी फौज कोई 150 किलोमीटर अंदर आके अब कीव को घेर चुकी है। रूसी फौज साउथ में उसने मारियोपोल की बड़ी बंदरगाह और ओडेसा की बड़ी बंदरगाह को घेरा हुआ है। बाकी तमाम सी कोस्ट ले लिया है। क्रीमिया को लैंड लिंक कर दिया है डोनबास से। डोनबास में उसने जो रूसी भाषाई इलाके हैं तकरीबन उनको पकड़ लिया है। रूसी फौज की एक जो है बंदिश है, वो रेलवे पे अपने लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, रेलवे लाइंस पे। इसलिए इतने लंबे एडवांस के बाद, 150 किलोमीटर के एडवांस के बाद उनको लॉजिस्टिक पॉज चाहिए होता है। ये लॉजिस्टिक पॉज उन्होंने तकरीबन पिछले कुछ दिनों सीज फायर के बहाने ले लिया है, ठीक है। और खासकर वो जो रॉकेट आर्टिलरी जो बहुत जबरदस्त रेट पे स्पेंड होती है, वो काफी उनका एक्सपेंडिचर हुआ था, अब वो उसकी पूर्ति कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका और नेटो ने साफ बोल दिया हम बीच में नहीं आए। तो आप मुझे बताएं कि रूस की फौज को अब जल्दी किस बात की है? वो तफसील से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तरह मार लगा रहे हैं। अब वो फाइनल फेज में आ रहे हैं जिसमें वो जो मुख्तलिफ सिटीज हैं उन पे अटैक करेंगे, उनको लेने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं ले सकते तो बर्बाद कर देंगे, एक इमारत खड़ी नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें क्या फायदा हुआ मुझे समझ नहीं आया। अगर यूक्रेन के कह देते कि साहब हम नेटो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि नेटो उनको नहीं ले रही, तो ये लड़ाई ही ना होती। अब रूस की शर्तें क्या हैं? रूस की शर्तें हैं कि यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए कि कभी वो नेटो में शामिल नहीं होगा। वो जो है जो डोनबास का इलाका और क्रीमिया का इलाका रूस का है, इसे मान ले, ये हमारी शर्तें हैं, बाकी हम छोड़ के चले जाएंगे। याद रहे 2008 में भी उन्होंने जॉर्जिया में जो केवल 2 रूसी भाषी प्रांत थे, अबकाजिया और सेटिया, उन पे कब्जा बनाए रखा था और उनको आजाद घोषित करके चले गए थे, बाकी सब जगह खाली कर दी थी। मुझे भी यही अंदेशा है कि वो जॉर्जिया जैसा रिपीट करेंगे, लेकिन पहले वो पूरा मिलिट्री, उनका स्टेटेड एम है डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेनियन मिलिट्री पोटेंशियल। जितना यूक्रेन लड़ता है उतना उसका मिलिट्री पोटेंशियल जो है डिस्ट्रॉय होगा। और साहब, ना केवल यूक्रेन का तबाही होगी लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का सत्यानाश होगा। नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी सर तबाह हो रही है और उसका असर दिखना शुरू भी हो गया धीरे धीरे। हिंदुस्तान पे भी असर दिखेगा, लोगों के मन में डर है कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। लेकिन बंसल सर, हम और आप लगातार चर्चा करते रहे और लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सर, जरा ये समझाइए आप, क्योंकि लगातार चर्चा का एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि यूक्रेन की फौज ने उन्हें पीछे ढकेला। अब यहां पर बख्शी सर जैसा एनालिसिस कर रहे हैं कि देखिए वो आराम से तफसील से घुसे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रहा है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या रूसी फौज इस वजह से इत्मीनान से बढ़ रही है क्योंकि उसे पता है बाहर से कोई आने वाला नहीं है, या वहां से रिटेलिएशन बहुत ज्यादा है उस वजह से धीरे धीरे बढ़ रही है? आपका एनालिसिस क्या है इस पर? रिटेलिएशन बहुत ज्यादा है, अवरोध भी बहुत ज्यादा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके टैंक चल नहीं पा रहे हैं, उनकी गाड़ियां नहीं चल पा रही। उसमें चीनी टायर लगे हुए थे उनकी गाड़ियों में, तो जो चीनी टायर हैं वो खराब होते जा रहे हैं, दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो उनके लिए कोई भी युद्ध को खत्म करने के लिए फौज जो है बड़ी जल्दी करती है, और रशिया को तो बहुत जल्दी थी, वो तो 3-4 दिन में खत्म करना चाहते थे।
लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अभी बहुत नुकसान हो चुका है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जा रही है और यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया है, लेकिन रशिया को भी जो अभी युद्ध बंद कर देना चाहिए, उसमें ही इसकी भलाई है। उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, उनके यहाँ विद्रोह हो रहा है और रिपोर्ट ये भी आई है कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी हो सकता है तख्ता पलट भी हो जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और जहां तक भी है कि कुछ इतने वहां पे इतनी दमनकारी नीति है रूस में कि उनके कुछ नागरिक वो फिनलैंड में जा रहे हैं, उनको ये है कि हमने विरोध किया है और हमको जो जो जेल में डाल दिया जाएगा, मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं अभी तो रूस को ही समझना पड़ेगा कि उससे जो उनका जो कद बढ़ेगा। अब उनको इसलिए समझना पड़ेगा कि अभी यहाँ तक भी है कि चीन को भी कहा जा रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जर्मनी है, फ्रांस है, वो चीन से कह रहे हैं कि आप इनको समझाइए या इसमें आप उनको दबाव दीजिए। पुतिन जो जो बाइडन ये कह चुके हैं कि भाई हम जो हैं जो सैंक्शन है उसको कम कर देंगे। तो इन सब नहीं तो चीजों सर, को अगर देखते हुए सैंक्शन कम करने की बात होती है तो रूस के लिहाज से अच्छी खबर है। इसका मतलब या तो सैंक्शंस का असर नहीं पड़ा और या फिर सैंक्शंस का उन्हें डर नहीं है, या यूरोपियन कंट्रीज को लग रहा है कि सैंक्शन का उल्टा असर उन पर ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से वो ऑफर दे रहे हैं। क्योंकि ये ऑफर युद्ध के बीच में, इसका मतलब यूरोपियन कंट्रीज भी ह्यूमन त्रासदी को कम करने के लिए उन्होंने ये शुरुआत की है, जिसको जो है रूस को भी समझना चाहिए।